वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ आज ब्रोटोमोटिव। पिछली बार हम लोगों ने आपको बोला था कि हमने नया ट्विटर का अकाउंट बनाया है, आप हमें जाके वहां फॉलो कीजिए और अपने जो भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। हमें काफी अच्छे अच्छे सवाल आए जिनका हमने फर्स्ट एपिसोड में जवाब दिया था और उसके बाद हमें और ज्यादा सवाल आए जिनका हम आज जवाब देने वाले हैं। Right. और अगर आपको अगले वीडियो में अपने सवालों का जवाब चाहिए तो आज ही ट्विटर पे जाके हमें फॉलो कीजिए @ब्रोटोमोटिव एंड अपना क्वेश्चन पूछिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन है रविंद्र की तरफ से आज ब्रोटोमोटिव पे। हेलो सर, मेरा ये सवाल है कि आजकल नई कार्स के कंपैरिजन में पुरानी गाड़ियों का क्रेज क्यों बढ़ता जा रहा है? मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न तो यही है कि हर चीज़ इतनी महंगी होती जा रही है, गाड़ियों के रेट भी इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि लोग मजबूरी में ज़्यादा सेकेंड हैंड कार्स को प्रेफर करना चाह रहे हैं। मतलब पहला रीज़न तो मेरे हिसाब से इनकम भी उतनी नहीं बढ़ रही ना कंपैरिजन में। हाँ, और दूसरा रीज़न ये है कि सर्विस, जो रिस्टोरेशन सर्विसेज का जो मार्केट में अभी इम्प्रूवमेंट आया है, चाहे वो अवेयरनेस के बारे में हो चाहे क्वालिटी सर्विस के बारे में हो, तो लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। और इस वजह से एक यूज्ड कार खरीद के उसको अपने टेस्ट के हिसाब से रिस्टोर करवाना प्रेफर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये 2 रीजंस हैं जिस वजह से लोग ज्यादा अलाइंड है इस तरफ। एक और रीजन भी आई थिंक टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी काफी बढ़ गई है और गाड़ियों में फीचर्स एंड ऑल अच्छे खासे आ गए हैं, तो अब हम नई गाड़ी भी ले या थोड़ी पुरानी गाड़ी भी ले वो सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सब में मिल जाते हैं। हाँ। तो पुरानी गाड़ी कम कॉस्ट में भी मिल जाती है, लोग अपने हिसाब से टेस्टफुली बना के उसको यूज भी कर लेते हैं और गाड़ियों की लाइफ भी अच्छी खासी बढ़ गई है। हाँ, हमने भी जो ऑक्टाविया खरीदी, हमारी यूज्ड कार थी, 2014 का मॉडल था। हमने उसे अपने टेस्ट के हिसाब से बनाया, उस पर पैसा खर्चा किया, बट कंपेयर टू अ नई गाड़ी उस पर हमने नई होने से भी इजीली 20-22 लाख रुपए बहुत इजीली बचाए हैं अगर वही गाड़ी आज हम नहीं खरीदने जाते। तो इट मेक्स सेंस दैट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 531 DIM चिन्मय स्वयं की तरफ से। बड़ा यूनिक नाम है। सर, इट्स चिन्मय फ्रॉम भुवनेश्वर, उड़ीसा। आई वांट to know that how many workers are working in your workshop right now and what is your inspiration for car detailing? हमारी वर्कशॉप में हमें मिला के और हमारी जो मीडिया टीम है और ऑन फ्लोर जितने लोग हैं सबको मिला के करीबन 55-56 लोग अभी करंटली काम कर रहे हैं। हाँ, हम एग्जैक्ट फिगर इसीलिए नहीं बता सकते क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नए लोग ऐड होते रहते हैं, कुछ लोग फायर होते रहते हैं, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो नंबर जो है वो एवर चेंजिंग है। कोई सेट नंबर नहीं रहता कि इतने ही लोग हैं। बट हाँ, क्लोज टू अबाउट 56-58 लोग हैं हमारी टीम में अभी करंटली वर्किंग। कार डिटेलिंग का इंस्पिरेशन ऐसा था, हमने ये बिजनेस शुरू किया था 2016 दिसंबर में। उस टाइम में कुछ करने को ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं मेरे पास और मैं एक नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहा था जो थोड़ा यूनिक हो। गाड़ियों का शौक हमेशा से हमें रहा है, तो डिटेलिंग एक अच्छा ऑप्शन लगा, तो इसलिए हमने एक डिटेलिंग स्टूडियो शुरू किया। बट जब शुरू किया उसके बाद पता चला कि इसमें कितने चैलेंजेस है और कितनी परेशानियां हैं। मार्केट में भी अवेयरनेस नहीं थी उतनी, पीपल डिडंट नो मच अबाउट इट। टाइम के साथ लोग उस चीज को जानने लगे हैं विद सोशल मीडिया एंड द सॉर्ट ऑफ वीडियोस दैट वी क्रिएटेड एंड द सॉर्ट ऑफ वीडियोस दैट आर कंपटीशन क्रिएटेड। तो लोगों में अवेयरनेस पहुंची है, टाइम टू टाइम ज्यादा फ्रेंडली होते गए लोग इस तरह। उस टाइम में एक ही ब्रांड होता था 3M कार केयर और ब्रांड्स में मेजर वही था। उसके अलावा बाकी और छोटे फ्रेंचाइज ब्रांड्स भी थे बट उतने पॉपुलर नहीं थे जितना 3M कार केयर था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निखिल राज की तरफ से। गेटिंग अ चांस टू वर्क ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ कार्स सीम्स अमेजिंग, बट हाउ आर यू एबल टू रेजिस्ट द अर्ज टू ओन वन दैट यू एब्सोल्युटली फॉल इन लव विद? आई फेल इन लव विद मैट ब्लैक मेरिडियन आफ्टर वॉचिंग योर यूट्यूब शॉर्ट। मतलब कि कस्टमर की जो हम गाड़ियां बनाते हैं वो देख के हमारा मन कैसे नहीं करता उसे खरीदने का। भाई पैसा चाहिए उसके लिए, पैसा नहीं होगा तो मन अपने आप मर जाता है। नहीं, और खर्चे करने का भी मतलब आई थिंक एक हमारे पास उतनी चीजें होनी चाहिए जितनी हमारी जरूरत है। आई थिंक अगर हम कलेक्शन बनाने जाएंगे तो इसका तो कोई एंड ही नहीं होगा। जे लेनो की कनेक्शन देख लो, मजा आ जाएगा। ऐसा लगेगा यार क्या ही फायदा है बाकी कलेक्टर्स का इस दुनिया में। वो एक बंदे के बाद 200-250 गाड़ियां हैं, जबरदस्त। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बहुत ज्यादा किसी भी चीज को कलेक्ट करने में जाते हैं तो हम उसी में ज्यादा एनगल्फ हो जाते हैं और फंस जाते हैं एक ट्रैप में। There's no end to it. There's no end to it. बट हाँ, गाड़ियों का शौक हमें बहुत है और यही हम अपना शौक कैसे पूरा करते हैं, दूसरों की गाड़ियां बना के हमारा दिल पूरा हो जाता है कि चलो अच्छी बनी है। तो दूसरों की गाड़ी प्यार से बना के और अच्छी टेस्टफुली बना के हमारा मन जो है वो खुश हो जाता है। हमारी खुद की भी गाड़ियां जो है हमने अच्छे से रखी हुई हैं, अच्छे से बनाई हुई हैं। और दूसरी चीज, जो हम वीडियोस बनाते हैं ना, वो वीडियोस क्योंकि ऑनलाइन जाते हैं तो वो एक तरीके से मेमोरेबलिया बन जाता है, वो हमारे लिए कलेक्टेबल्स हैं। तो हम जब भी चाहते हैं या हम देखते हैं ना वीडियोस तो हम रिविजिट कर लेते हैं वो मेमोरीज को, तो वो अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वो।
हम लोग के पास भी पहले मल्टीपल बाइक्स थी और गाड़ियां भी ऐसी थी कि काफ़ी पार्किंग का भी प्रॉब्लम होता था, बट धीरे धीरे वी हैव गॉटन यूज्ड टू द फैक्ट कि चीज़ें उतनी रखो जो ठीक ढंग से इस्तेमाल कर सको। हाँ। बहुत ज़्यादा होना भी किसी चीज़ का प्रॉब्लम है, अगर बहुत कम होना किसी चीज़ का प्रॉब्लम है तो। नहीं, पर आगे चल के अगर ऑप्शन मिला कि बड़ा घर हो, बड़ी जगह हो, पैसा हो हाथ में, तो व्हाई नॉट? मतलब अगर किसी चीज में शौक है तो क्यों नहीं? वो गाड़ी और बाइक का है तो डेफिनेटली वो हम पूरा करेंगे, बट अभी हम उस पोजीशन में नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो पार्किंग का है भाई। पार्किंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गाड़ी खरीदना आसान है, पार्किंग ढूंढना ज्यादा मुश्किल है। बट या वी लव मोस्ट ऑफ द कार्स दैट वी वर्क ऑन। बीच में इसका मूड भी बन गया था, पोलो खरीदनी है। उसके बाद एक क्लाइंट ने अपनी रीमैप्ड पोलो भी राघव को चलाने को दी थी, उसके बाद तो इसका और मन कर गया था पोलो खरीदनी है। जीटीआई 2 डोर जीटीआई, मजा आ गया था वो गाड़ी चला के। बट Hello sir, I am from Kolkata and a huge fan of your work as well as your philosophies. I am about to fulfill my mom's dream, which was to own a car. On a budget, I opted for Nissan Magnite. What are the most easy to miss points during PDI? अरे बहुत अच्छा सवाल है यार ये। तो अगर इस सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूँ तो सबसे पहली चीज़ है, जब हम एक नई गाड़ी खरीदते हैं, मैं दो तरीके से दूंगा। हम नई गाड़ी अगर खरीदे और हम मान लो यूज कार में अगर इंटरेस्टेड है, नई गाड़ी जब हम खरीदते हैं तो नेचुरली गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं होती। जिस चीज़ का हमें ध्यान देना होता है वो ये है, मैक्सिमम से मैक्सिमम पैनल जो है रीपेंट होगा या कहीं ट्रांसपोर्ट में थोड़ा बहुत घस गई होगी गाड़ी। डेंट्स भी, हमारे पास ऐसी भी नई गाड़ी आई है जिनमें डेंट्स रहते हैं, तो एक नज़र वो भी घुमा लेना बहुत ज़रूरी रहता है। तो जो नई गाड़ी पे चेकिंग करने की ज़रूरत है वो ये है कि कहीं पैनल पे वेवीनेस तो नहीं है। वेवीनेस मतलब छोटे मोटे डेंट्स होंगे, लाइट के नीचे देखने से समझ आता है। अगर एक ट्यूबलाइट है और पैनल का रिफ्लेक्शन और ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन पैनल पर दिख रहा है और वो बीच में हल्की सी घूम रही है तो मतलब वहाँ पे एंडुलेशन। हाँ, वहाँ एंडुलेशन है। ऑब्वियसली हमेशा ऐसा केस नहीं होता, ध्यान से देखने की जरूरत पड़ती है। बट नई गाड़ियों में या तो छोटे मोटे डेंट होते हैं या फिर कोई पैनल रिपेंटेड होता है जो डीलरशिप लेवल पे पेंट किया हो, अगर ट्रांसपोर्ट में गाड़ी डैमेज हो गई। और तीसरा जो प्रॉब्लम होता है वो फिट एंड फिनिश का होता है। बहुत सारे ब्रांड्स में फिट एंड फिनिश उतना आज की डेट में प्रीमियम नहीं आ रहा है जितना होना चाहिए। स्टैंडर्ड्स शायद उतने मेंटेन नहीं हो रहे। अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट थिंक एनी ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम होता है। हाँ, एक छोटा और हो सकता है, यू आर नीड टू चेक द इलेक्ट्रिकल्स ऑफ द व्हीकल। हाँ, एक BMW अभी कुछ दिन पहले हमारे वर्कशॉप में आई थी, ब्रांड न्यू गाड़ी अगेन, बट उनके इंडिकेटर नहीं चल रहा था और एक टेल लाइट नहीं जल रही थी। प्रॉब्लम जब डीलरशिप में वो गाड़ी गई तो प्रॉब्लम छोटा सा था, कपलर्स उसके लूज थे, इसकी वजह से नहीं हो रहा था, तो कपलर रिफिट कर दिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो चेक कर लेना अच्छी बात है, क्योंकि बाद में ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो सकती, बट इनकन्वीनियंस हो जाती है। वापस गाड़ी लेकर आओ। एक और चीज जो मैं इसमें बताऊंगा, जब भी आप गाड़ी खरीद रहे हो तो डिलीवरी से पहले पीडीआई करना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, पीडीआई करते हैं, उसके 1-2 दिन बाद डिलीवरी लेते हैं और बहुत बार डीलरशिप डिलीवरी शाम के टाइम में भी देने की कोशिश करती है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सुबह के टाइम में आप डिलीवरी लें ताकि धूप में आप अच्छे से अपनी गाड़ी चेक कर लें। और नई गाड़ी की खुशी थोड़ी सी दबानी भी जरूरी है। खुशी के मामले में भी लोग ऐसा हो जाता है कि एक्साइटमेंट के चक्कर में आदमी बहुत बार चीजें भूल जाता है, देखना छोड़ देता है कि मैं तो नई चीज ले रहा हूँ। पर ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज क्या है, एक प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चर होता है, उसमें भी फॉल्ट्स आ सकते हैं। मैं नहीं बोलूंगा हर गाड़ी में फॉल्ट होते हैं, बट अगर 10 गाड़ी बिक रही है तो 1-2 में कभी छोटे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और डिलीवरी से पहले देख लिया तो अच्छी बात है, क्योंकि बाद में अगर हुआ देन इट्स डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी टू एक्सेप्ट कि ये मेरे पास हुआ है या बाहर हुआ है। तो इट्स बेटर कि आप डिलीवरी से पहले एक बार नजर घुमा लें। सेकंड पॉइंट अगर मैं बोलूं, अगर आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पीडीआई में। एज मैंशनड अर्लियर, सारे इलेक्ट्रिकल्स चेक करने बहुत ज़रूरी हैं। हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर्स, एसी, ये सब चीज़ें ठीक ढंग से चलनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकेंड हैंड गाड़ी में जो मेजर हमें ध्यान रखना है वो है कि गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए। रीपेंट होना इज़ ओके, क्योंकि माइनर से माइनर स्क्रैचेस की वजह से भी अगर पैनल घसा है तो भी गाड़ी को पेंट किया जाता है। तो मैं रीपेंटेड गाड़ी को एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं कहता, और इन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। एक्सीडेंटल गाड़ी वो है जो मेजर इम्पैक्ट में गाड़ी गई है, मतलब आपस में 2 गाड़ी टकराई हैं या पीछे की तरफ से गाड़ी दब गई या आगे की तरफ से साइड से लगी है, यूजुअली वैसा ही होता है। हाँ, अगर माइनर एक्सीडेंट है तो भी इट्स ओके, जब तक स्ट्रक्चरल डैमेज गाड़ी को नहीं होता, गाड़ी की चैसी या फ्रेम बेंड नहीं होता, इट इज एब्सोल्युटली फाइन और वो गाड़ी आप खरीद सकते हैं। रिपेंटेड अगर पैनल्स हैं तो यू शुडंट बी ज्यादा वेरी अबाउट द कार। आई मीन इट्स ओके टू हैव अ फ्यू पैनल्स रिपेंटेड। वो तो गिवन है, मतलब अगर आप यूज गाड़ी लेने जा रहे हो, सालों भर गाड़ी वो रोड पे चली है, तो कहीं ना कहीं तो घसेगी, एक ना एक पैनल तो रिपेंट होगा, तो उसका इतना मन से मत लगाना। बट हाँ, ये जरूर देखना कि आपका गाड़ी में कोई बहुत ज्यादा खर्चा वर्चा ना हो आगे चल के।
मैकेनिकल इश्यूज हो गए और ये सब चीजें जरूर देखी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है सिद्धार्थ घसी की तरफ से, और अगर मैंने नाम गलत लिया है तो नीचे कमेंट में प्लीज लिख देना। हेलो ब्रदर्स, लव योर वीडियोस एंड व्लॉग्स। आई ऑब्जर्व्ड दैट योर व्लॉग्स एंड ब्रोटोमोटिव वीडियोस डोंट सिंक बिकॉज आई फॉलो बोथ चैनल्स। समटाइम्स आई गेट कंफ्यूज्ड and the excitement on Brotomotive channel is reduced. Also, when are you going to Shark Tank? अच्छा, तो ही इज टॉकिंग अबाउट कि जैसे कुछ गाड़ियां वहां पे दिख जाती हैं और बाद में फिर ब्रोटोमोटिव पे दिखती हैं, वैसा। Yes. अच्छा, अब ये चीज ऐसी है कि व्लॉग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट डेली तो नहीं बोलूंगा मैं, और एकदम लाइव भी नहीं रहता कि आज जो हम शूट कर रहे हैं वो कल एडिट करके यूट्यूब पे डल जाएगा, बट एटलीस्ट हम 2-3 दिन के फॉलोअप में चलते हैं। तो जो चीज आज चल रही है वो तो चल ही रही है, हम उसको छुपा नहीं सकते। अगर कोई गाड़ी पेंट हो गई है या पेंट हो रही है तो वो पीछे दिखेगी या उस बारे में डिस्कशन होगी। दैट इज व्हाट व्लॉग्स आर अबाउट। पर जहां पे डेडिकेटेड वीडियो की बात आती है, जब गाड़ी फिनिश हो जाती है और डिलीवरी हो जाती है, जब उसके फाइनल शॉट्स ले लिए जाते हैं, तब वो वीडियो पूरा सीमलेसली एडिट करने बैठता है एक एडिटर। तो ये तो मतलब गिवन है कि वो चीज पहले व्लॉग्स चैनल में दिख जाएगी, बट हम फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं जितना छुपा सके, ताकि और हम व्लॉगर्स नहीं है भाई, हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है ये शूट करना और उसको कैमरा के सामने लेके आना, बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज जो हमने अब ऑल्टर की है वो ये है कि जिन गाड़ियों को हम फुल प्रोजेक्ट्स में दिखाते हैं उन्हें हम व्लॉग्स में लेना अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, बट आई एम नॉट श्योर वो कितना फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा। रही बात शार्क टैंक में जाने की, तो शार्क टैंक में हमारे जैसा कंपनी का जाने का कोई लॉजिक नहीं है। वहाँ पे ज़्यादातर वो कंपनीज जाती है जो प्रोडक्ट ड्रिवन होती हैं, जो स्केलेबल बिजनेस है। और स्केलेबल बिजनेस है। हमारा इस बिजनेस को एज ब्रोटोमोटिव स्टूडियो स्केल करने का अभी तक कोई प्लान नहीं है। हमने बीच में फ्रेंचाइज का भी आइडिया निकाला था और बहुत सारी इंक्वायरीज भी हमें आई थी, बट वी स्टेप्ड बैक ऑन दैट आइडिया। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन मल्टीपल वर्टिकल्स राइट नाउ, बट अभी कौन सा जो है तरीके से हम आगे बढ़ेंगे वो अभी हमने फाइनल नहीं किया है। और शार्क टैंक में मतलब हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा काम अच्छा चल रहा है, क्लाइंट्स हैं हमारे पास, मार्केटिंग डिसेंट है। तो शार्क टैंक में वो जाता है जिसको मार्केटिंग इश्यूज हो, लोगों तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पा रहा, सेल नहीं बढ़ा पा रहा। वी डोंट हैव, या सेकेंडली जिसको बूम चाहिए, ग्रोथ चाहिए, पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, उसको ग्रो करने। वी आर हैप्पी वेयर वी आर, और आगे कुछ करेंगे तो भी मोस्ट प्रॉब्ली हम इसको बूटस्ट्रैप करके ही करेंगे, अपने हिसाब से ग्रो करेंगे, अपनी पेस पे करेंगे। हमें कोई इन्वेस्टमेंट की अभी तो कोई ज़रूरत है नहीं। अग्रिम ने पूछा है, हाउ आर यू एबल टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज? अभी हमारे यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ निकलती हैं, हम अपनी तरफ से सुपरविजन करते हैं आफ्टर द वर्क इज डन। तो सपोज सेरामिक कोटिंग करिए, कहीं पे रबिंग ना लगी हो, कहीं पे पाउडर ना लगा हो, व्हील्स प्रॉपरली क्लीन गए हो, कोटिंग एप्लीकेशन ठीक से करी गई है, एंड ये फ्रॉम रूट, मतलब जो हमारे एप्लीकेटर्स हैं से लेके हमारे सर्विस एडवाइजर से लेके हम तक एज ओनर्स, ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सब अपने रोल्स फुलफिल कर रहे हैं और सबको जो ड्यूटीज असाइन करी गई हैं वो उस पर खरे उतरते हैं। और ये हमारे बिजनेस में नहीं, ये किसी भी बिजनेस में प्रीटी मच ऐसा ही होता है। यू नीड टू बिल्ड सिस्टम, एंड हर इंसान की अपना एक रोल रहता है और हर इंसान की अपनी एक ड्यूटी रहती है। तो आप क्वालिटी कंट्रोल उसी तरीके से कर सकते हो जब आप चैनल्स बनाते हो और फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाते हो। हाँ, और एक्चुअली आंखें चलती भी वैसी हैं। हमारी आंखें और हमारा दिमाग ऐसा होता है कि हमें पर्टिकुलरली खड़े होकर पूरी एक गाड़ी देखने की जरूरत नहीं होती है। हम आते जाते भी हमें कोई छोटी सी भी चीज दिख जाएगी ना, तो हमारी आंखें वहीं घूमती हैं, एरर्स ढूंढती है चीजों में। तो हम साथ साथ कन्वे करते हैं अपने जूनियर को, एंड दैट पर्सन कन्वेज इट टू द पर्सन हु इज असाइन्ड टू दैट पर्टिकुलर जॉब। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सीमलेस है, मतलब उसके लिए आपको यू डोंट हैव टू स्टैंड एंड चेक द क्वालिटी। ये चलता रहता है, डिफरेंट लेवल्स चलता रहता है। सी, एंड देयर इज नो परफेक्ट प्रोडक्ट और देयर इज नो परफेक्ट सर्विस। एज प्रोफेशनल्स हम लोग की कोशिश ये रहती है अपना काम अच्छे से अच्छे तरीके से करें, बट हमसे भी गलतियां होती हैं। फर्क ये आता है कि जब मल्टीपल लोग एक प्रोडक्ट या सर्विस को चेक करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो गलतियां कम होती हैं, और यही हमारी भी कोशिश रहती है। जो हमारे कई कस्टमर्स को अगर बाद में कोई इश्यूज या कंप्लेंट्स आते हैं तो हम एक्टिवली उसको भी परस्यू करते हैं और हम बोलते हैं कि आपको कोई दिक्कत आए तो आइए हमारे पास, वील सॉल्व इट फॉर यू। तो दैट इज हाउ वी ट्राई टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आवर सर्विसेज, एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी बिजनेस में। यू रियली नीड टू बी फोकस्ड ऑन क्लाइंट ने क्या चीज़ ली है और उसको वो प्रोडक्ट ठीक ढंग से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अगर उसके कंप्लेंट्स हैं तो क्या वो रेलेवेंट हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है। राइट। I hope that answers your question. We'll move on to the next question now. ARXV. What, according to you, are main reasons that modification or color changing in car is illegal?
ओके मेरे को मतलब जितना समझता है एटलीस्ट बड़ी सिटीज में तो रीजन वही है कि क्राइम्स वगैरह में कोई गाड़ी अगर इंक्लूडेड कलर चेंज के लिए कलर चेंज बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। और मॉडिफिकेशन इसलिए क्योंकि अगर आपने मॉडिफिकेशंस को लीगल किया तो देयर इज नो एंड टू दैट समबडी माइट गो। वो ऐड देखा है क्या, वो एम्बेसडर होती है गाड़ी और वो ऐसे न्यूज़पेपर में ऐड देखता है, वो उठता है एम्बेसडर जाके पीछे दीवार पे मारता है, फिर आगे से मारता है और पूरे दिन रात बैठ के गाड़ी ठोक के बनाता रहता है। पिगे पिगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, उसकी गाड़ी बना देता है बिकॉज ही कुड नॉट परचेज दैट कार। ये बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट था, आई एम श्योर आपने कहीं इंटरनेट नहीं, मैंने वो तो नहीं देखा है, बट जितना मुझे समझ में आता है कलर्स, जो राघव ने बोला बहुत सही बात बोली कि अगर एक गाड़ी चोरी हुई है और उस पर कलर चेंज कर दिया जाता है तो फिर बताना बहुत मुश्किल है कि वो वही गाड़ी थी या नहीं जो चोरी हुई है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये सब चीजें इसलिए करती है ताकि क्राइम वगैरह जो है वो कंट्रोल किया जा सके। अब इसको लॉजिकली देखा जाए, अगर इस चीज को लीगलाइज कर भी दिया जाए और इन अ वे लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाए चीजों से, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के थ्रू, तो गवर्नमेंट को इस चीज से बहुत फायदा होगा। एंड आई एम श्योर दैट विद टाइम गवर्नमेंट इस चीज को समझेगी कि मतलब पॉजिटिव्स में भी शायद ज्यादा है, नेगेटिव्स कम हो। ऑफ कोर्स ऐसी कोई चीज नहीं है जो कंप्लीटली वाइट एंड ब्लैक हो, तो देयर विल ऑलवेज बी सिचुएशंस जहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन आए। बट अगर वो उसके प्रोज ज्यादा है तो उसको लीगलाइज करने का भी गवर्नमेंट सोच सकती है। हम भी जितने गाड़ियों पे कलर चेंज करते हैं सब लीगली करते हैं। जो फीस जाती है आरटीओ को, वो एक तरीके से एक टैक्स है जो गवर्नमेंट को बेनिफिशियल होती है, आई थिंक। और आरटीओ में भी हमें कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आया। राघव ने भी अभी अपनी बाइक पे जब कलर चेंज कराया था और आरटीओ गया था तो द ऑफिसर्स वर आल्सो वेरी नाइस, वेरी हेल्पफुल। उन्होंने बिठाया, चाय पानी पूछा, मेरे को बोला धूप में क्यों खड़े हो, क्या लग रही है बाइक, ऐसा भी बोला। मतलब दे वर वेरी एस्टोनिश्ड, देखने को नहीं मिलता ना ऐसा। बट ये फैक्ट ऐसा है कि इफ यू आर नाइस टू पीपल, पीपल विल बी नाइस टू यू एंड इट गोज वाइसा वर्सा। सो मॉडिफिकेशंस का ऐसा है कि लोग अपनी गाड़ियों पे कभी कभी एब्सर्ड मॉडिफिकेशंस कर देते हैं, जैसे बहुत ही ज्यादा ब्राइट एलईडीज वगैरह लगा देते हैं जो सामने वाले को पूरा अंधा कर देगी। और वर्टिकल डोर्स वगैरह भी मैंने गाड़ियों में देखे लोग बनाते हैं। गाड़ी का स्ट्रक्चर वीक कर देता है। कल को इट इज नॉट सेफ इफ द कार गेट्स इनटू एन एक्सीडेंट। इंश्योरेंस कंपनी भी अगर गाड़ी एक्सीडेंट में गई है तो किस चीज का पैसा भरेगी? मतलब जब गाड़ी की आपने सेफ्टी के साथ खिलवाड़ किया है तो इवन दे आर नॉट सपोज्ड टू पे यू फॉर द एक्सीडेंट। और इन केस ऑफ इंश्योरेंस, अगर एक्सीडेंट हुआ है और आप इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं, जो चीज कस्टम मेड है, तो आप उसको इंश्योरेंस में क्लेम कैसे लेंगे? पर मैं दूसरी चीज जो इसका सेकंड पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूं कि गाड़ी की जो डायमेंशंस होती हैं बॉडी की, वो 100 चीजें सोच के डिसाइड करी जाती हैं, बोथ फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द कंपनी एज वेल। तो ये 4 मीटर की लेंथ हो गई, या फिर विड्थ की जो हम बात करते हैं 2100 mm, और उसके नीचे की जो गाड़ियां होती हैं, रोड की बेस हो गई, पार्किंग स्पेसेस हो गई, चाहे कहीं पे भी आपके घर में हो, चाहे मॉल में हो, चाहे रोड पे पार्किंग स्पेस हो, हर चीज बॉडी के डायमेंशंस के हिसाब से बनाई जाती है। अब एक दिन एक बंदा खड़े होकर बोलता है कि चलो मॉडिफिकेशंस लीगल है, मैं तो अपनी गाड़ी को डबल चौड़ा कर दूंगा, वो गाड़ी रोड पे ही नहीं चल पाएगी और उसकी वजह से 10 और लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये सब चीजें सोच के ही आई थिंक गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या चीज करेक्ट है और क्या चीज इनकरेक्ट है। नाउ मॉरली दोनों में से कोई भी चीज ऐसा नहीं बोल सकते कि सही और गलत क्या है, बट वी हैव टू पुट अ स्टॉप समवेयर। बट आई थिंक विद टाइम बॉडी किट्स और जो माइनर मॉडिफिकेशंस है वो मार्केट जरूर खुलेगा। मैं वही बोलने लगा था नेक्स्ट लाइन की, माइनर मॉडिफिकेशंस या फिर ऐसी कंट्रोल्ड मॉडिफिकेशंस जो है वो लीगल होनी चाहिए, जैसे अलॉय व्हील अपग्रेडेशंस हो गए, स्पोर्ट्स स्ट्राइप्स हो गए, या डुअल टोन रैप्स हो गए। ये सब चीजें भी सॉर्ट ऑफ इलीगल ही हैं सारी। बट प्रॉब्लम ऐसा है ना कि ये सेक्टर इतना अनऑर्गेनाइज्ड है कि किन चीजों को परमिशन दी जाए और किन चीजों को नहीं दी जाए उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे इस इंडस्ट्री का रेवेन्यू बढ़ता जाएगा और ज्यादा बिजनेसेस खुलते जाएंगे, आई थिंक गवर्नमेंट वुड आल्सो बी इंटरेस्टेड इन चेंजिंग द लॉज। राइट। एंड ऑब्वियसली लॉज ऐसी चीज है जो टाइम के साथ बदलती रहती है, अपग्रेड होती रहती हैं। तो आई एम क्वाइट होपफुल कि फ्यूचर में ये मार्केट थोड़ा और खुलेगा, एंड मैं इसकी भी उम्मीद लगा रहा हूँ कि हम लोग भी इसमें कुछ एक रोल प्ले जरूर करेंगे। करते हैं। आई थिंक अपनी तरफ से तो कोशिश हमने करते आज हैं। तक सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट पुट आउट किया है, दैट इज अ लॉट फोकस्ड टुवर्ड्स कस्टमाइजेशंस एंड नॉट मॉडिफिकेशंस पर से, बट लॉट ऑफ चेंजेस इन योर कार्स। तो उससे लोग बहुत प्रोत्साहित होते हैं और आज मतलब वी आर अ लिविंग एग्जांपल। क्लाइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, गाड़ियों पे काम करा रहे हैं, अपने आप में दैट शोज दैट पीपल आर इंटरेस्टेड इन इट। बट आई थिंक फॉर दिस टू हैपन, शॉप ओनर्स एंड बिजनेस ओनर्स आल्सो नीड टू हैव सर्टेन रिस्पांसिबिलिटी। हम अपनी तरफ से वो चीज दिखाने की कोशिश करते हैं और हम ये भी उम्मीद लगाते हैं कि जो और लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो भी मतलब
परमिशंस के साथ काम करें, लीगली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और ऐसी कोई चीज ना करें जो कल को किसी और को परेशान कर अगेन मैं सेम चीज बोलने लगा था, जैसे हम अपनी तरफ से कोई भी कलर चेंज प्रोजेक्ट करते हैं तो हम आरटीओ से प्रायर अप्रूवल लेके करते हैं। ऐसा नहीं कि कर दो और बाद में देखा जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। तो अपनी तरफ से यू शुड बी प्रोएक्टिव कि नहीं ये करना है तो ठीक तरीके से करना है ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। हेडेक तो किसी को भी नहीं पसंद है, राइट, बट इनकन्वीनियंस स्टिल ओके अगर बाद में प्रॉब्लम नहीं आए तो। अगला क्वेश्चन है अंकित पाठक की तरफ से, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स व्हिच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन यू वांट टू रन अ बिजनेस? अरे बहुत ही एक क्वेश्चन है भाई, इतने आसानी से ये डिस्कशन, आप पूरे एमबीए की पढ़ाई बोल रहे हो कि हम आपको यहाँ पे एक पॉडकास्ट में बता दे। लोग 2-2 साल के कोर्स करते हैं इसके लिए। बट इन एनी वेज, अगर आप कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हो, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपकी अप्रोच करेक्ट होनी चाहिए। मैं कल भी किसी से ये डिस्कस कर रहा था, योर आइडिया शुड बी करेक्ट। उस आइडिया से आप जिस विजन तक पहुंचना चाहते हैं, जो विजन अचीव करना चाहते हैं, दैट शुड बी करेक्ट। एंड आपके पाथ्स लेट डाउन होने चाहिए कि मेरे को कैसे सिस्टम बनाना है और कैसे चीजें करनी है। दूसरी चीज है कि आपकी मोरालिटी करेक्ट होनी चाहिए और आप एथिकल होने चाहिए चीज में। अगर ये पॉइंट्स अपने आपने फुलफिल कर लिए, इट डजंट मैटर आप जिस भी बिजनेस में घुस रहोगे, आप सक्सेसफुल होगे। मेरे हिसाब से तो ये बात सच है। लेट आए चाहे जल्दी आए, सक्सेस इज गारंटीड इफ दीज पॉइंट्स आर करेक्ट। सो सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो एक बिजनेस प्लान चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक टीम चाहिए, तो वो टीम बिल्ड करनी पड़ती है, क्लाइंट्स बिल्ड करने पड़ते हैं, अपने क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ता है, और ये सब करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि बिजनेस सक्सेसफुल होगा। बाय द वे, majority of the businesses shut down within the first few months or first few years. I think it takes a lot of sweat and blood and tears for any business to succeed. और सामने वाले का बहुत बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कई चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ साइड रखनी पड़ती है। मतलब अब हो सकता है कईयों को उतनी मेहनत ना लगी हो, पर जितना मैंने देखा है हर किसी को वो बिजनेस को अपनी प्रायोरिटी बनाना ही पड़ता है, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3 to 4 years। तब जाके कोई एक बिजनेस, जब तक वो बिजनेस अपने पैरों पे ना खड़ा हो जाए, जब तक वो खुद सेल्फ ऑपरेटिंग ऑर्गेनिज्म ना बन जाए। और ये चीज़ें समझने में भी जब आप नए होते हो टाइम लगता है, ये स्ट्रक्चर समझने में, ये टीम बिल्डिंग करने में। कोई ऑर्गेनाइजेशन में घुसते ही एकदम आप नहीं समझ जाओगे कि ये कैसे रन करनी है। यू विल मेक मिस्टेक्स, यू विल ट्राई टू करेक्ट देम। समटाइम्स वो मिस्टेक्स छोटी होंगी और जब करेक्ट करोगे एवरीथिंग विल बी ओके। कभी कभार वो मिस्टेक्स इतनी बड़ी होंगी कि यू माइट नॉट बी एबल टू रिकवर फ्रॉम देम। तो बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत हार्डवर्क जाता है, बट बहुत मज़ा भी आता है। पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर आप किसी भी बिजनेस को देखते हैं ना कि वो सक्सेसफुल है कि नहीं, उसकी वैल्यूएशन पे मत जाना। कितना प्रॉफिटेबल है वो देखो। प्रॉफिटेबिलिटी होगी तब बिजनेस सक्सेसफुल है। मैं वैल्यूएशन ज्यादा मिल गई उससे बिजनेस सक्सेसफुल नहीं बनता। मैं उन बिजनेसेस को सक्सेसफुल मानता ही नहीं हूँ जो प्रॉफिट में नहीं है, बिकॉज बिजनेस यही है, आप 10 रुपए की चीज खरीदो और उसे 12 रुपए में बेचो। धंधा है ही नहीं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, और अगर मैं राघव को एग्जाम्पल भी देता हूँ, मतलब आज बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, 1,40,000 का आईफोन आता है, आपको 90,000 में सेल में मिल रहा है, 1 लाख में मिल रहा है। अरे उसकी खरीदारी 1,15 है और वो बेचा जा रहा है 1 लाख रुपए में। क्यों? ताकि क्लाइंट्स आके वो फ़ोन खरीद ले, हमारा टर्नओवर बढ़ जाए। पर अगर 1.25 लाख की चीज़ 1 लाख में बेचनी है तो 5-10 लाख पीस तो हम बेच देंगे यहाँ बैठे बैठे, हमारी इतनी रीच है। पर मज़ा तब आए जब आप अपनी सर्विस से या अपने प्रोडक्ट क्वालिटी से लोगों को वो सर्विस या प्रोडक्ट दे के पैसा कमा सको। मोस्टली सर्विस से, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो योर सर्विस अराउंड इट शुड बी सो गुड कि कस्टमर्स को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। अगर वैसा है तो अच्छी बात है। बट अगेन पॉइंट वही है कि इट शुड बी प्रॉफिटेबल एंड नॉट कि वैल्यूएशन 10,000 करोड़ की होगी तो मेरा बिजनेस सक्सेसफुल है। अगर आप लॉसेस में हो तो वो धंधा नहीं है। विनय निमूरी, hello sir, I am a car mechanic. From past 3 years I want to start a garage and want to combine detailing and mechanical jobs, I think he means. Is it a profitable business? It is profitable, definitely. Any business is a profitable business. स्क्रैप का धंधा हो, कचरा उठाने वाला हो, गाड़ी बनाने वाला हो, आईफोन depends on you, like as a business owner depends on अगर कोई बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होता तो वो सर्विस आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एज सिंपल एज दैट। लोग कोई ना कोई तो उससे पैसा कमा ही रहा है, तभी उसमें पैसा डाला जा रहा है। अब उस चीज से पैसा कैसे कमाना है, आप वहां पर सही सिस्टम्स बिल्ड कर सकते हो या नहीं, आप अपने क्लाइंट के लिए उतनी वैल्यू पैदा कर सकते हो या नहीं, वो आपके ऊपर है। अभी आप जैसे डिटेलिंग और मैकेनिकल जॉब्स को कंबाइन करने का सोच रहे हो, आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि
आप एक स्ट्रीम में, मतलब पहली बात तो दे आर बोथ अंडर द सेम अम्ब्रेला, दोनों कार्स के रिलेटेड जॉब्स हैं। तो आप जब एक क्लाइंट आपके पास आ ही रहा है एक जॉब के लिए, तो यू कैन ट्राई एंड प्रोवाइड देम अ डिफरेंट सर्विस रिलेटेड टू देयर कार टू देम। तो आप बोल सकते हो कि आप इंजन सर्विस करा रहे हो, तो मेरे पास डिटेलिंग सर्विसेज में आपकी गाड़ी बाहर से भी अच्छी दिखने लगेगी। तो इट्स अ सपोर्टिव बिजनेस। यही सेम रीजन था जिस वजह से हम भी डिटेलिंग से बॉडी शॉप में घुसे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बट मैं एक सलाह दूंगा आपको, आपकी जिस चीज में एक्सपर्टीज है, पहले आपको वो सर्विस से शुरू करना चाहिए। राइट। जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, थिंग्स आर रनिंग स्मूथली, तब आपको और मल्टीपल सर्विस में एक्सपैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। Right. दिस गोज, भले ही आप ऑटोमोटिव बिजनेस कर रहे हो या आप कोई भी और बिजनेस कर रहे हो, आप किसी भी लाइन में घुस रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो उसमें चाहिए ना। मुझे बहुत लोग ये एडवाइस मांगते हैं कि मैं गाड़ियों का ये काम शुरू करना चाहता हूँ, मैं सर्विस भी देना चाहता हूँ, डिटेलिंग भी करना चाहता हूँ, एक्सेसरीज भी करना चाहता हूँ, मैं उसके अलावा बॉडी शॉप भी रन करना चाहता हूँ, मैं सारी सर्विस देना चाहता हूँ, विच इज़ वेरी गुड। बट ये सारी सर्विस मैनेज करने के लिए जो टीम चाहिए और जो स्किल सेट चाहिए, क्या वो आपके पास है या नहीं? दैट इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क। नॉलेज चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वेंडर्स चाहिए, 10 चीजें होती हैं। आप वो प्रोडक्ट प्रोक्योर कहां से करोगे, उसको बेचोगे कैसे, क्लाइंट्स कहां से लेकर आओगे? सब करने के चक्कर में यूजुअली लोग कुछ भी नहीं कर पाते और वहां पर जो है डिसअपॉइंटमेंट और फेलियर होता है। इसीलिए यू शुड स्टार्ट फ्रॉम वन थिंग, व्हेन यू आर गुड एट दैट थिंग देन यू शुड स्टार्ट डूइंग अनदर थिंग एंड देन मल्टीप्लाई सो ऑन। राइट। दैट इज माय एडवाइस टू यू एंड आई थिंक आपके काम आएगी। Aman Pandit. Hi, I am from West Bengal. Currently, I'm a student preparing for JEE exams. I watch your videos every Sunday. बाकी दिन नहीं देखता, मतलब वो बेचारा संडे को फ्री होता बाकी है, दिन पढ़ता होगा, बाकी दिन पढ़ाई करता है। JEE जेई पढ़ रहा है यार वो। My father watches your videos and he learned a lot how to manage a business. Thanks a lot. So this isn't a question. This is more of an appreciation. So thank you so much, Aman. Means a lot. हमारा content बनाने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, जो चीज हमें अच्छी लगती है, मतलब उस चीज के बारे में, वो यही है कि उससे बहुत लोग इंस्पायर हो पाते हैं किसी भी वे में लाइफ में। अभी अगर उनके फादर एक बिजनेस, आई एम अज्यूमिंग इज अ बिजनेस ओनर, तो वो अगर बिजनेस में कुछ चीजें, 2-3 चीजें सीखें, तो आई थिंक हमारा जो हमने कंटेंट इतना डाला है, तो इट पुशेस अस टू डू बेटर, टू मेक मोर सच कंटेंट। तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सी बट वी आर नॉट एक्सपर्ट्स। हम कोई ऐसे बिलियनर बिजनेसमैन नहीं है। हमें जो आता है हम वो लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। बहुत चीज़ें उसमें सही होती है, बहुत चीज़ें उसमें गलत होती हैं, लोग हमें सलाह भी देते हैं। और एक एडवांटेज मुझे लगा है व्लॉग्स बनाने का, रियल टाइम में फीडबैक मिलता है लोगों से हमें। कभी कभार हम किसी चीज को किसी तरीके से सोच रहे होते हैं और कमेंट आता है वहां से, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, और हमें लगता है कि नहीं यार ये बात तो सही बोल रहा है बंदा। बहुत बार एडवाइसेस गलत भी होती है, बट बहुत बार हेल्प भी हो जाती है। तो दिस इज आवर वे ऑफ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं और हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, जितना हमारे बस में। Yes. वरना आप राहुल कामत के भी एपिसोड्स देख सकते हैं, यू विल एंजॉय देम। ही इज अ पर्सन हु इज, आई वुड कॉल अ गुड बिजनेसमैन, इज created a good business. एंड जेई के लिए ऑल द बेस्ट भाई। अरे हाँ यार, मैंने भी फिट जी पढ़ा था जब मैं 12वीं में था। मैंने बहुत क्लासेस बंक भी की थी। मैं बोलने लगा था, मैं क्या पढ़ा था या बंक करी थी? बंक ज्यादा करी थी। बंक ज्यादा करी थी। मुझे इंजीनियर बनने में इंटरेस्ट नहीं था, पापा को चाहिए था मैं इंजीनियर बनूं। फिर मैं पायलट की ट्रेनिंग के लिए चला गया, पापा को चाहिए था कि राघव इंजीनियर बने, राघव मैं तो स्ट्रेट अवे मना कर दिया। मैं कहा मैं आर्किटेक्चर के अलावा कोई पेपर ही नहीं भरूंगा। पापा बोले जेई भर तो ले, सेफर साइड। मैं कहा मैं भरूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है भर दिया फिर क्या होगा, एग्जाम दे दे, फिर एग्जाम दे दे, अब रिजल्ट कैसा आया, रिजल्ट आया तो रिजल्ट कम क्यों आया, वो 10 सवाल चेन में आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है मिस्टर प्रदीप की तरफ से। हेलो सर, लव योर वीडियोस, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग फॉर द कार लवर्स। कैन वी clay on a painted area of a new car to remove watermarks? Simply the answer is no. Claying is not done to remove watermarks. क्ले करने से वाटरमार्क्स नहीं जाते। हाँ, अगर बहुत थिक लेयर ऑफ हार्ड वाटर स्केलिंग जमी है तो कुछ हद तक उसे कम जरूर कर देगा, बट क्ले यूज किया जाता है सरफेस पे से रफनेस हटाने के लिए, पेंट के पोर्स को क्लीन करने के लिए। तो इन मोस्ट केसेस जैसे ओवर स्प्रे है या फिर ट्रीसैप है, वो सब चीज़ें क्ले अच्छे से क्लीन कर लेता है। बट अगर मैं टार मार्क्स की बात बोलूँ तो वो क्ले नहीं रिमूव कर पाता, उसके लिए हमें केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम वाटर मार्क्स की भी बात करें तो उसके लिए हार्ड वाटर स्केल रिमूवर सोल्यूशन लगता है। वाटर मार्क्स हटाना क्ले के बस की बात नहीं है। इसलिए डिटेलिंग लाइन में हर एक प्रॉब्लम के लिए देयर डिफरेंट केमिकल्स एंड सॉल्यूशंस जो यूज करे जाते हैं।
तो आई थिंक यू गॉट योर आंसर, क्ले से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, मैं आपको वापस रिमाइंड करना चाहता हूँ कि ट्विटर पे जाइए और ब्रोटोमोटिव को आज ही फॉलो कीजिए। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस है जो आप हमसे पूछना चाहते हो तो आप वहाँ पर हमें टैग कर सकते हैं, आस्क ब्रोटोमोटिव हैशटैग यूज कर सकते हैं और हम उन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे जितने भी ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सारे यहाँ पे नीचे मेंशन्ड है, तो इन सबको फॉलो जरूर करिएगा। इसके अलावा कोई पेज अगर आपको दिखता है तो वो हमारा नहीं है, वो या तो फैन पेज होगा या किसी और ने बनाया होगा। तो ये है हमारे ऑफिशियल हैंडल्स। शोहेब मोहम्मद, हाय ब्रदर्स, आप अगर हर वीडियो में बजट भी बताएं तो आपके व्यूअर्स को एक रफ आइडिया आ जाएगा कि उनकी अपनी कार को कितना खर्चा आ जाएगा। इससे आपका ईमेल रिप्लाई का भी काफी टाइम बच जाएगा। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? ये मैं शुरू करूं? हाँ बता। पहली चीज़ तो ऐसा है कि जैसे हर इंसान अलग होता है वैसे हर गाड़ी अलग होती है। तो एक गाड़ी के कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है, ज़रूरी नहीं वो आपकी गाड़ी के प्रॉब्लम्स हो, तो बजट वहीं पे वेरी कर गया। हर बार हम सिंपल टास्क नहीं दिखाते हैं कि जस्ट हमने एक पेंट जॉब कर दिया और ये इसका कॉस्ट है। कलर टू कलर भी वो वेरी करता है। एक रीज़न ये है हम कॉस्ट नहीं शेयर करते। दूसरी बात, हमने शेयर करने की कोशिश की थी और बहुत लोगों ने हमको बोला कि आप कॉस्ट मेंशन किया करो, और हमने वो भी ट्राई किया, बट देन दी होल कमेंट सेक्शन स्टार्ट्स टू बिकम अबाउट कॉस्टिंग और क्या वो कॉस्ट फेयर है या अनफेयर है। कई लोग बोलेंगे ये अच्छा काम करके दिया इतने प्राइस में तो जस्टिफाइड है, कई लोग बोलेंगे ये तो बैठ के लोगों को लूट रहे हैं। और मैं वो नहीं चाहता कि कमेंट सेक्शन उस बारे में बने। मैं चाहता हूं अगर आपको काम अच्छा लग रहा है आप काम को काम के बेसिस पे जज करो। इफ यू लाइक द प्रोजेक्ट से दैट यू लाइक इट, इफ यू डिसलाइक इट से दैट यू डिसलाइक। और अगर आपको खुद उस गाड़ी पे काम कराना है आप अप्रोच करो, हम आपकी गाड़ी के बेसिस पे आपको बजट देंगे। अगर आपको वायबल लगेगा तो कराइए, नहीं लगेगा तो मत कराइए। दैट्स योर चॉइस एज अ कंज्यूमर। एंड एज अ बिजनेस इट बिकम्स वेरी ट्रिकी एंड टायरसम ऑल्सो। जब पहले हमारे पास ये ईमेल सिस्टम नहीं होता था तो हमारे फोन नंबर्स जब ऑनलाइन थे, पीपल यूज्ड टू कॉल एंड द फर्स्ट थिंग दे यूज्ड टू आस्क इज गाड़ी पेंट करानी है, क्या कॉस्ट लगेगा। गाड़ी अब देखी नहीं है। इट इज़ लाइक गोइंग टू अ डॉक्टर विदाउट द पेशेंट एंड सेइंग मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, उसका पेट दर्द हो रहा है, आप दवाई दे दो। बच्चा कहाँ है जी? बच्चा घर पे है। तो दवाई किस बेसिस पे दे दे? डॉक्टर नीड्स टू चेक राइट कि क्या प्रॉब्लम क्या है। वैसे ही कुछ गाड़ी के साथ भी है। जब हम गाड़ी इंस्पेक्शन करते हैं तो हम इमीडिएटली आपको बता सकते हैं कि इसमें क्या खर्चा जाने वाला है। विदाउट इंस्पेक्टिंग द कार मैं अगर आपको कोटेशन देता हूं तो दैट इज अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड माई टाइम। कल को आप गाड़ी लेके आओगे, उसके बाद वो कोटेशन चेंज होगा तो हमने जो पहले आधा घंटा स्पेंड किया गाड़ी का पूरा कोड बनाने में, दैट वाज यूजलेस। और एक और पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहूंगा इस चीज में, हम सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के डालते हैं। ये वीडियोस सालों साल यूट्यूब पे रहेंगे। तो आज अगर हम कोई भी प्राइस अपने काम के बारे में बताते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 2 साल बाद वही प्राइजेस उस सर्विसेज के रहेंगे। पर बहुत ऐसे लोग हैं जो वो पुराना वीडियो देख के अप्रोच करते हैं एंड देन दे से कि आपने तो वीडियो में बोला था ये है सर्विस का प्राइस, एंड यू डोंट हैव टाइम टू सिट एंड एक्सप्लेन इट टू देम कि सर वो 2 साल पुराना वीडियो है, आपने आज देखा है प्राइजेस चेंज हो गए हैं। क्योंकि हर चीज़ का प्राइस रिवाइज होते रहे। ये चीज़ खासकर कोविड के बाद जस्टिफाइड है क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज के प्राइसेस 20 to 40% इंक्रीज हुए हैं। कई चीजों के प्राइसेस अप टू 50% इंक्रीज हुए हैं। हाँ, नो डाउट। तो प्राइस वहां पर देना आई थिंक इज इलॉजिकल। बाकी सर्विस अगर अच्छी लग रही है तो यू कैन अप्रोच अस, और हमारे वीडियोस के थ्रू आपको ये भी पता चलता है कि काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूंगा हर चीज हम परफेक्ट तरीके से करते हैं, बट मोर और लेस आपको एक आइडिया आ जाता है और वही सर्विस आप बाहर जाके भी डिमांड कर सकते हो। सो दैट इज आवर आइडिया ऑफ शोकेसिंग यू वीडियोस, एंड प्राइसिंग हम आगे भी नहीं दिखाने वाले। जो लोग दिखाते हैं वेल एंड गुड फॉर देम, बट हम उस चीज में घुसने नहीं वाले। Pranal Nair. Hi guys. Big hello from New Zealand. My question was, why do you guys have 2 air conditioning units in one office and even in the podcast room? Love to see you all, especially your parents, and also love your team. Okay. इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। ये जो 2 पर्टिकुलर कमरे हैं और एक एडमिन रूम भी है जहाँ पे सारे कस्टमर्स और हमारी एडमिन टीम बैठती है, ये काफ़ी बड़े हैं। अभी पर्टिकुलरली अगर मैं सिर्फ इस कमरे की बात करूँ तो दिस इज अबाउट 600 स्क्वायर फीट, विच इज़ क्लोज टू अबाउट पुणे में एक 2 BHK घर मिल जाता है उसमें। तो उतने बड़े कमरे को ठंडा करने के लिए 2 AC लगते हैं। अब ऑप्शन ये था या तो 2 टन का एक लगाएं तो वो कम पड़ रहा था, 2 टन के 2 लगाएं तो बहुत ज्यादा हो जाता, तो इसलिए हमने 1.5 टन के 2 AC लगाए। हमने थोड़ा पैसे बचाने की कोशिश की थी। हमारे मीडिया रूम में हम लोगों ने 1.5 टन का एक AC लगाया था कि चला लेंगे। पर उसके बाद गर्मी के मौसम में जो बैंड बजी, मैंने कहा भाई और कुछ होना हो पहले AC मंगाओ, इधर बिठाओ,
और 1.5 टन का एसी यूजुअली 250 स्क्वायर फीट के रूम के लिए इनफ होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, मतलब 175 to 250। और ये भी मुझे तब पता चला जब वो 1.5 टन का एसी काम नहीं कर रहा पर ऑल्सो तुम्हारे आसपास का वो भी मैटर करता है। अभी जैसे हमारे यहाँ ऊपर पतरे का छत है, तो गर्मी बहुत होती है, ऊपर से बहुत गर्मी आती है, और वो पर्टिकुलर जो सेक्शन है दैट इज साउथ वेस्ट फेसिंग, तो सबसे गर्म होता भी वही है। तो वो पर्टिकुलर रूम में तो 2 एसी चाहिए थे। बट मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, मतलब आउट ऑफ एवरीथिंग ट्विटर पे जाके भाई ने न्यूजीलैंड से बैठ के ये सवाल पूछा है, चलो कोई नहीं, तो बाकी बेसिक्स उसके क्लियर होंगे ना। आई मीन आई एम श्योर उसको इसी चीज में इंटरेस्ट होगा कि ये क्यों होता है। और वैसे भी हमारा ये पूरा सीरीज करने का पॉइंट ये था कि आप सिर्फ काम रिलेटेड सवाल नहीं, बट कई पर्सनल चीजें आप हमसे भी कुछ जानना चाहते हो वो भी हमसे पूछ सको, और आप अगर इन जनरल कोई भी सवाल करना चाहते हो तो कर सको। और ये वो सिलेक्ट करना है नहीं, वो हमारी चॉइस है। भाई ये काफी यूनिक था क्वेश्चन, तो आई एम ग्लैड सौरभ ने ये वाला एक क्वेश्चन अलग से निकाला। ऐसे ही और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप हमसे निकलवाना चाहते हो तो ट्विटर पे जाओ और आज ब्रोटोमोटिव हैशटैग यूज करके कमेंट करो, ट्वीट करो। हम ट्वीट ज्यादा करते नहीं है तो ट्वीट करो। मैं तो ट्विटर पे हुई नहीं, मैं आज तक 4 बार इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल कर दिया। हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे अपने आज ब्रोटोमोटिव सेक्शन में। रोनित, why premium auto manufacturers do not provide with PPF from factory as a standard fitting? I agree to the fact that cost will increase, but considering a large scale production, the companies will be able to bring the cost down to minimum. Okay. पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एक ऐसी चीज है जो मैनुअली ही एप्लीकेशन करी जा सकती है गाड़ी पे, अगर आपको उसको प्रिसाइसली एकदम अच्छे से बिठाना है तो अगर मैनुअली करना है तो आप उस पर कभी भी टाइम लिमिट्स और रिड्यूस कर ही नहीं सकते अनटिल अनलेस आप अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करो। अगर आज हमें कोई एक गाड़ी मारने में पूरा दिन या 1.5 दिन निकलता है तो उसको जल्दी करने का एक ही रीजन है कि फटाफट लेप के काम निकालो बाहर। कंपनी इसको ना देने का पहला रीजन ये है कि कॉस्ट बढ़ती है, जो आपने अपने कमेंट में ही लिखा है। दूसरी चीज ये है कि वो हर किसी को उस चीज की रिक्वायरमेंट है या नहीं वो कंपनी नहीं बता सकती। मैं इसको एक सिंपल तरीके से एक्सटेंड करूंगा। अगर BMW ने आज डिसाइड किया कि मैं अपनी गाड़ियों पे फैक्ट्री से PPF लगा के दे रहा हूं, तो मान लीजिए BMW की कॉस्ट 1 लाख रुपए बढ़ गई। दे आर कंपीटिंग विद ऑडी एंड मर्सिडीज और ऑडी ने डिसाइड किया हम ये सर्विस नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, BMW अपने कंपेटिटर से एक डिसएडवांटेज पे आ जाता है, उसकी गाड़ियों की कॉस्ट 1-1.5 लाख रुपए बढ़ जाती है। वो कॉस्ट ठीक है, दैट्स रीजनेबल और अंडरस्टैंडेबल भी है, बट वहां पे अगर क्लाइंट आके बोलता है मुझे नहीं चाहिए, वो दूसरी चीज है। क्लाइंट अगर बोलता है मुझे मेरी गाड़ी पर PPF की जरूरत नहीं है, तो उस केस में वो उसको फिर भी पैसा भरना है उस चीज का। पेंट ऐसी चीज है जिसके बिना गाड़ी जो है वो रेडी हो ही नहीं सकती, बिकॉज इट्स अ रस्ट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, नेसेसिटी। एंड वो नेसेसिटी को कंपनीज ने विद टाइम अलग अलग कलर्स और शेड्स और पर्ल जॉब्स और ये सब इंक्लूड करके और प्रेजेंटेबल और अट्रैक्टिव बनाया है अपने प्रोडक्ट्स को, बट उसका प्राइमरी यूज रस्ट प्रिवेंशन ही है। और ये क्योंकि हर इंसान की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, दिस इज नेवर गोइंग टू कम फ्रॉम फैक्ट्री। जिसको लगे अपनी गाड़ी पे प्रोटेक्शन की जरूरत है वो ये सर्विस करवाएगा, जिसको नहीं लगेगी वो नहीं करवाएगा। राइट। सौरभ तूने क्वेश्चन डाला है। आई गॉट अ पैनल पेंटेड फ्रॉम डीलरशिप एंड दे हैव डन ओवरस्प्रे ऑन अदर पैनल्स आल्सो, सो हाउ टू रिमूव दैट, व्हिच सर्विस शुड आई कंसीडर नाउ? तो 2 तरीके हैं। अगर आप घर पे ही एक DIY टाइप सोल्यूशन करना चाहते हो तो आप एक क्ले बार ऑनलाइन खरीद के सोपी सोल्यूशन यूज करके उसको यूज कर सकते हैं। आई एम श्योर आप हमारे वीडियोस देख के थोड़े बहुत बेसिक समझ जाओगे। सोपी सोल्यूशन मतलब पानी और शैम्पू। हाँ, पर अगर आप प्रोफेशनली कराना चाहते हो तो घर के आसपास गूगल पे सर्च करिए, कोई भी डिटेलर हो, डिपेंडिंग ऑन जैसी रेटिंग उनको है या आपका कोई जान पहचान हो जिसने रेकमेंडेशन दिया हो, तो उसके पास जाके आप पूछ सकते हैं कि मेरे को ये ओवर स्प्रे का इशू है, क्या आप रिजॉल्व करके दे सकते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस सारे डिटेलर्स यस बोलेंगे, और एक छोटी बहुत प्रीमियम वॉशिंग सर्विस में भी आपका वो प्रॉब्लम आई थिंक रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अगर लाइट ओवर स्प्रे है तो क्ले लगाने से वो रिमूव हो जाएगा, क्लेइंग करने से। बट अगर बहुत हैवी ओवर स्प्रे है उस केस में क्ले उसे कम जरूर कर पाएगा बट हटा नहीं पाएगा। देन यू माइट हैव टू सैंड योर कार एंड पॉलिश योर कार। तो डिपेंड करता है कितना वो प्रॉब्लमेटिक इशू आया है। आई थिंक अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको अपने नियरेस्ट डिटेलर को विजिट करना चाहिए और उनसे आप सलाह ले सकते हो। और अगर डाउट होता है तो एटलीस्ट 2 या 3 जनों को विजिट करके पूछिए, देन अंडरस्टैंड कौन सा बंदा मेरे को कैसा गाइड कर रहा है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। सचिन कार्तिक इन्होंने क्वेश्चन दिया है, आई हैव 2006 वैगनर, इट इज अ 16-year-old car and it is rusted badly, all under body and door are rusted, is it worth repairing and restoring it? I have attachment with this car. आई थिंक ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जहाँ पे
एज अ कंज्यूमर वी हैव टू बी अवेयर कि अटैचमेंट और इमोशंस को थोड़ा साइड रखना चाहिए, लॉजिकलिटी यहाँ पे लेकर आनी चाहिए। गाड़ी अगर इस कंडीशन में उसकी अंडर बॉडी, फ्रेम, दरवाजे, सारे पैनल्स रस्ट हो गए हैं तो यू हैव टू प्रैक्टिकली चेंज द होल बॉडी, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग कॉस्ट, स्पेशली टॉकिंग अबाउट अ 18-year-old car. 17-18-year-old car. It makes no logical sense to do that. उससे अच्छा ये रहेगा कि आप उसको डिस्पोज करके थोड़ा पैसा अपनी जेब से डाल के एक यूज्ड कार खरीदिए, छोटी कार खरीदिए चाहे, पर यूज्ड कार खरीदिए और उसको अपने टेस्ट के हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं तो रेनोवेट करा के यूज करिए। See, it is very important for us humans to understand कि हर चीज़ की एक लाइफ होती है। हम इंसानों की भी एक लाइफ है। हम किसी को कितना भी प्यार करें तो भी जब जिसका टाइम आता है उसने जाना ही है। वैसे ही ये गाड़ी भी है, तो गाड़ी का भी अब टाइम आपका आ चुका है, तो प्यार से भेजिए उसको, बट बुरा मत मानिए। हाँ, ये फैक्ट है। जो बन सकता है वो बन सकता है, जो नहीं बन सकता वो नहीं बन सकता। मेक अ लॉजिकल डिसीजन। और दूसरा, मैंने अभी एक रिसेंट आर्टिकल भी पढ़ा था, हर्षल ने मुझे दिखाया था कि जो 15 ईयर वाला जो रूल था कि हम गाड़ी को एक्सटेंड कर सकते हैं आगे 5 इयर्स और, वो भी आई थिंक अभी बंद होने वाला है। तो गाड़ियों पे 15 ईयर की लिमिट लग सकती है थ्रू आउट द कंट्री। अच्छा, अभी तक हमने अपनी मारुति का भी एक्सटेंशन कराया था, ग्रीन टैक्स भरा था और सारे रजिस्ट्रेशन अपग्रेड कराया था, बट अब हो सकता है अगले कुछ महीनों या कुछ साल में वो चीज़ जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। उस लॉजिक से तो फिर बिल्कुल ही सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप रोड पे अगर पुरानी गाड़ी चलाओगे तो पुलिस वाले आपको रोकेंगे और चालान डेफिनेटली काटेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, बट बुरा मत मानना, मेरा इसके पीछे लॉजिक यही था कि आपने उस गाड़ी में अपना टाइम एंजॉय किया, आपकी कुछ मेमोरीज थी, आप अपनी फैमिली के साथ घूमे। कीप दोज मेमोरीज विद यू बट लेट द कार गो, अगर अभी गाड़ी की वो हालत रिपेयर करने लायक नहीं रही है। पर हाँ, अगर आप एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन में हो और आपको वो गाड़ी सिर्फ मन लगाने के लिए रखनी है, रोड पे नहीं चलानी, फिर आप कुछ भी करना है करो, जो करना है करो, बनवा लो अच्छे से, उसको सजा के दुल्हन की तरह रख लो अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। आयुष्मान, why we apply primer on vehicles in open while the paint is applied in boot? Doesn't that dust particle get attached to primer in repainting process? अच्छा, You are a good question. बट इसका आंसर ये है कि जब हम पेंट करते हैं, दैट इज द फाइनल कोट ऑन द कार, और अगर उसमें डस्ट आता है तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। प्राइमर को हम एनीवेज हेवीली सैंड करने वाले हैं जब प्राइमर लगाया जाता है, और उसके ऊपर पेंट आने वाला है, तो जो माइनर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको पेंट कवर कर लेता है, तो इट इज नेवर अ प्रॉब्लम। दूसरी चीज, प्राइमर जाड़ा रहता है काफी, अगर उसको पेंट बूथ के अंदर जाके मारा तो जो रूफ फिल्टर्स और फ्लोर फिल्टर्स हैं वो पूरे के पूरे चोक हो जाएंगे विद इन अ फ्यू डेज। इट इज नॉट वर्थ इट। हाँ, तो वो सेंस नहीं बनता उसको करने का। हाँ, अगर आप उसी पेंट जॉब का 20 लाख रुपए दे रहे हो, मैं खुशी खुशी प्राइमर बूथ में भी मारने को रेडी हूँ। इतना महंगा नहीं जाएगा, वो ऐसे ही बोल दिया उसने। नीचे कमेंट आ जाएंगे 2 मिनट में, लूट रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, मजाक था। अगला सवाल है हर्षवर्धन की तरफ से, आफ्टर रिपेंटिंग अ कार शुड वी डू पीपीएफ? इफ नॉट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो आपने यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है आफ्टर रिपेंटिंग अ कार, तो मैं सिर्फ रिपेंटेड रिलेटेड गाड़ियों की यहाँ पे बात करूंगा। पीपीएफ का ग्लू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और अगर हमने गाड़ी को रिपेंट किया और ठीक ढंग से प्रोसेस फॉलो नहीं किया है तो पेंट की बॉन्डिंग रिलेटिवली कमज़ोर होती है। उस केस में जब पीपीएफ उस पर बिठाया जाएगा और अगर ठीक से नहीं बैठा, वापस उठाने की कोशिश की जाएगी तो वो पूरा पेंट भी लेके निकल सकता है। अब हम लोग ऑलमोस्ट सारे प्रोसेसेस अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हमने बहुत बार रिपेंटेड गाड़ियों पर भी पीपीएफ लगाया है, हमने बहुत बार उसको उतारा भी है। इन 95% ऑफ द केस में पेंट डैमेज नहीं हुआ है, पर एक आध जगह कहाँ डैमेज होगा वो किसी को नहीं मालूम, तो इसलिए हम वहाँ पर थोड़ा सा वेरी हो जाते हैं। दूसरा, जब गाड़ी पेंट हो ही चुकी है तो अगर कहीं डैमेज होता है तो उसको वापस पेंट किया जा सकता है, तो पीपीएफ वहाँ पे लगाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। पर मेरे हिसाब से अगर गाड़ी जैसी नई हो, 2-3 महीने हो गए हो गाड़ी लिए हुए, पीपीएफ कराने का बजट रखा हो बट करा नहीं पाए ड्यू टू वॉट एवर रीजन, तो उस ड्यूरेशन में अगर गाड़ी घस जाए, 2-3 पैनल घस जाए, तो रीपेंट करा के आप पूरी गाड़ी को पीपीएफ करा सकते हो। दैट स्टिल मेक्स सेंस, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कार इज स्टिल ओईएम पेंट, उसको प्रोटेक्ट कराना रीजनेबल है मेरे हिसाब से। और ऐसे हमने बहुत केसेस किए भी हैं, गाड़ियां ऐसी हमने बहुत सारी बनाई हैं। और जितनी भी कंपनीज पीपीएफ बनाती हैं वो कंपनीज रीपेंटेड पैनल पे अपनी पीपीएफ की वारंटी ऑफर नहीं करती। अब आप जब इतना पैसा खर्चा कर रहे हो अपनी गाड़ी पे और अगर आपको उस प्रोडक्ट की वारंटी नहीं मिल रही, तो अगेन फिर क्या लॉजिक बनता है उस पे खर्चा करने का। Correct. तो पीपीएफ
जब आप नई गाड़ी खरीद रहे हो जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी को पीपीएफ करा लो, अगर आप उसको प्रोटेक्ट कराना चाहते हो। अगर वो टाइम बीत गया है, गाड़ी 1-2 साल यूज हो गई है, स्टोन चिपिंग्स हो गए हैं, छोटे मोटे डेंट्स आ गए हैं, स्क्रैचेस आ गए हैं, तो देन यू आर बेटर ऑफ विद द रीपेंट जॉब, और उसके बाद आप सेरामिक कोटिंग अपनी गाड़ी पे करा सकते हो। दैट वुड मेक मच मोर सेंस। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, और वो है रैपिड फायर। ओके, ठीक है, तूने पढ़ लिया है? नहीं, मुझे ये पता है रैपिड तुझे फायर कैसे पता था रैपिड फायर है? मैंने मतलब ऊपर से पढ़ा था, मैंने जान के क्वेश्चन डिटेल में नहीं पढ़े थे, क्योंकि मेरे लिए भी सरप्राइज होना चाहिए। राइट। तो पहला क्वेश्चन तेरे से पूछता हूँ, मैनुअल या ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक। और बाय द वे नहीं, मैनुअल। मैनुअल। और ये तुषार ने पूछा है यार, अच्छा सवाल पूछा है, तो मैं मतलब शाउट आउट टू तुषार। तो मैनुअल या ऑटोमेटिक? मैनुअल मेरे लिए ऑटोमेटिक, बट डीएसजी या सीवीटी अच्छा वाला गियरबॉक्स चाहिए मेरे को, जैसे ऑक्टाविया में आया है। एक्सयूवी 300 वाला वो नहीं चाहिए मुझे, वो फिर मैनुअल। ओके। और सेकंड, फ्यूल या ईवी? फ्यूल। फ्यूल। बिकॉज आई डोंट थिंक ईवी, यार ईवीज चलाने में मजेदार हैं, बट वो जो घड़घड़ गुड़गुड़ फील जो आना चाहिए ना, वो उसमें नहीं। बट नहीं, ईवी का एक ही चीज है विच आई रियली अप्रिशिएट इज जो उसका थ्रॉटल दबाते ही जो पिकअप मिलता है, बट लॉजिकली रेंज एंजाइटी बहुत 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 गंदी चीज है, स्पेशली अगर आप सिटी में चल रहे हो। Huh? It feels like a toy. It does, but I personally also believe that we are not completely sustainable. तो EVs anyways not the best decision to make. जिस reason से EVs बिकती हैं या लोग prefer करना चाहते हैं, आपकी जो बिजली यूज हो रही है वही ग्रीन नहीं है। हाँ, हाइब्रिड होगा तो I prefer. हाँ, I also like hybrid engines. क्योंकि उससे I am able to get a much better performance. और जब पिकअप चाहिए, जब पेट्रोल वाला वो पंप चाहिए तब। बट मजा तो वो पता है, वो टिपिकल अमेरिकन मसल कार्स वाला है, वो V6 4000 सीसी का बड़ा सा इंजन, 3 की माइलेज देने वाला, और मतलब थ्रॉटल रिस्पांस ऐसा और टॉर्क ऐसा कि पूरा चैसी ट्विस्ट हो जाए। पर मैंने चलाई नहीं अभी तक, तो मैं पर क्या मजा उसमें आता है, वो जो एग्जॉस्ट से आवाज आती है ना भाई, ये दिल सुन खोल। के एनवायरमेंटलिस्ट बहुत हेट देंगे, प्लीज मत देना। हम अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है हम करते हैं। बट हम कार ओनर्स है, हम अपनी पूरी टीम की गाड़ियों से बेस्ट माइलेज निकलवाने की कोशिश करते हैं। हर्षल की तो पोलो देती है 45 का माइलेज। कितना? 45, 32, 36, कितना? 36 का माइलेज। नेक्स्ट, डिजाइन और फीचर्स। हमने उसको बोला भी तू धक्का देके ही चलाता होगा गाड़ी। अगला क्वेश्चन है इसमें, रैपिड फायर में मैं तो भूल ही गया रैपिड फायर चल रहा है। माइलेज या परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस, मेरा भी परफॉर्मेंस। और चौथा है जो कि थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ सकती है, डिजाइन या फीचर्स? ओके, डिजाइन। पर्सनली डिजाइन। फीचर्स हो या ना हो, मैं अगली गाड़ी नहीं चला सकता, तो मेरे लिए डिजाइन इज पैरामाउंट। एंड मेरे लिए फीचर्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाय डिजाइन आई मीन एवरीथिंग इनसाइड इट, एर्गोनॉमिक्स, देखना, बैठना। एसी चाहिए। अगर आप फीचर में बोलोगे एसी नहीं आएगा, तो फिर मैं वैगनआर चला लूंगा, बट मेरे को एसी चाहिए। ठीक है। और लास्ट इसमें पूछा गया है, पापा के लिए सवाल है, ओल्ड क्लासिक बाइक या न्यू परफॉर्मेंस बाइक? पापा ओल्ड क्लासिक बाइक ही बोले। पापा को बुलेट चाहिए पुरानी वाली। RX-100 दे दो पापा को, ESD दे दो, और पापा को पुरानी RD 350 चाहिए। हाँ, राजदूत दे दो। पापा खुश है उन बाइक्स में बहुत, तो उनका वो शौक जो है पुरानी बाइक्स का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आज का वीडियो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था, हमें भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन इन सबको आंसर करने में। यस। अगर आपको भी चाहिए कि हम आपके सवालों का जवाब दें, तो आज ही ट्विटर पे जाइए, ब्रोटोमोटिव को फॉलो कीजिए और ट्वीट कीजिए विद #AskBrotomotive, एंड वील ट्राई एंड आंसर दिस एंड योर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आज ब्रोटोमोटिव एपिसोड 2, टेक 497। वेलकम टू वेलकम टू सैपिंग पेटीकोट ऑफ रोटोमोटिव। एनर्जी लेवल ला थोड़ा सा। आप दोनों चीजों में से क्या प्रेफर करोगे? पुरानी ओल्ड रेट्रो बाइक्स जैसे राजदूत वगैरह ये वो, या फिर आजकल की नई परफॉर्मेंस बाइक जैसे स्पोर्ट्स बाइक्स? नो, बुलेट। बुलेट के पापा बाइक बोलेंगे। दुनिया में कुछ है ही नहीं, और आज हमको कोई दे दे, हम कार डोनेट कर देंगे। छोड़ दोगे ऑक्टाविया उसके लिए? ऑक्टाविया छोड़ दोगे? वही चाहिए, वही चाहिए, काम कराना पड़ेगा, मैं लेके आऊंगा ट्रक में डाल के। वही चाहिए, काम मैं करा लूंगा। ठीक है, पेपर चाहिए पूरे। पेपर वो बगैर पेपर वाला, फिर नहीं दे रहा मैं तेरे को गाड़ी। बगैर पेपर वाला माल नहीं चाहिए। पेपर तेरे पास DHS 848 नंबर तेरे पास बुलेट पड़ी है, उसमें स्टार्टर भी नहीं ये है। सुन, पुरानी वाली आप जब लेके क्या आया करोगे था, मालूम है? राघव को फोन करोगे, आज स्टार्ट कर दे उसको। नहीं, मैं करूंगा।
मेंटेन ऐसे करूंगा तो क्या समझ अच्छा बस सवाल इतना ही था, चलो हो गया, चलो बाय।